हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर प्रेप्स। माई सेल्फ खुशी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऋतुचर्या। ऋतुचर्या पढ़ने से पहले पता होना चाहिए पहले रेफरेंस के बारे में। तो बृहत्तरी के अंदर चरक सूत्र 6 में ऋतुचर्या एक्सप्लेन्ड है, सुश्रुत सूत्र 6 में एक्सप्लेन्ड है और अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान 3rd अध्याय में ऋतुचर्या का वर्णन मिलता है। अब सुश्रुत सूत्र स्थान 6th चैप्टर में निरुक्ति बताई गई है। ऋतु काल पर्यायः। ऋतु क्या है? काल का पर्याय है। ठीक है। अब जो ऋतु होती है ना, वो 2 आयन में डिवाइडेड होती है। ठीक। अब इसको समझने के लिए हम जाते हैं काल विभाजन के ऊपर, जो कि सुश्रुत सूत्र 6/4 के अकॉर्डिंग है। एक मात्रा अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेकेंड्स के इक्वल होती है। और इसका मतलब क्या होता है? एक अक्षी निमेष, मतलब एक बार जो पलक झपका रहे हैं उसको एक मात्रा बोला गया है। ऐसी 15 मात्राएं जो होती हैं वो मिलके एक काष्ठा बनाती हैं। और ऐसे 30 काष्ठाओं से मिलके क्या बनती है? एक कला। तो एक मात्रा से क्या बना? एक अक्षी निमेष। ठीक है। 15 मात्रा जो है या 15 अक्षी निमेष जो हैं उनसे एक काष्ठा बनता है। और 15 का डबल 30 काष्ठा से एक कला बनती है। ठीक। अब ये पता होना हो, ये एक मात्रा एक अक्षी निमेष है और 15 मात्रा जो है वो एक काष्ठा बना रही है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली कि एक मुहूर्त 48 मिनट्स जो है उसमें 2 नाड़िका होती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है। और ये नाड़ी का इतनी कला है, ये कोई बात नहीं अगर ना भी पता हो तो। फिर उसके बाद हम आते हैं डे डिविजन्स के ऊपर। तो एक जो 24 आवर का डे है हमारा, मतलब अहोरात्र। ठीक है। पूरा दिन अहो और पूरी रात्र, उसमें 24 आवर्स में 8 प्रहर होते हैं। हमें पता है एक याम या फिर एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं। ठीक है। जब ऐसे 8 बनेंगे तभी तो 8 3 24 होगा, जो एक अहोरात्र बनाएगा। ठीक है। अब एक मास जो होता है, मतलब 1 मंथ जो होता है, उसमें 30 या फिर 31 डेज होते हैं, तो 30 अहोरात्र मानी जाती हैं। ठीक। उसके अलावा जो हमारी ऋतुचर्या है उसमें 2 आयन होते हैं। ठीक। और एक आयन जो होता है उसमें 6 मास होते हैं जो 3 ऋतु को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। अब इस जो हमारी ऋतु है वो क्या होती हैं? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है। ये ठीक। अब यहाँ पे बीच में आता है इसका डिवीजन। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है? सब्जी VSH 5 टाइम्स बोलोगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। जो ये पहले के 3 सीजन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं उत्तरायण या फिर आदान काल, क्योंकि इनमें क्या होता है, थोड़ी समर होते हैं। ठीक है। क्या होता है वो अभी हम डिफरेंस में देख लेंगे। ये याद रखो, पहले उत्तरायण होता है जिसको आदान काल बोलते हैं, और ये वर्षा, शरद और हेमंत जो है ना, ये तीनों आती हैं दक्षिणायन में। दक्षिणायन। ठीक है। जिसको बोलते हैं विसर्ग काल, इनको बोलते हैं विसर्ग काल। अब ये जो ऋतु है ना, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इन सभी ऋतुओं में क्या होता है? एक ऋतु में 2 मास होते हैं, मंथ्स होते हैं। जैसे शिशिर ऋतु में मार्ग और फाल्गुन महीने होते हैं, बसंत में चैत्र मास और वैशाख मास, ग्रीष्म में ज्येष्ठ और आषाढ़, वर्षा में श्रावण और भाद्रपद, शरद में अश्विन मास और कार्तिक मास, ऐसे ही हेमंत में मार्गशीर्ष और पौष होते हैं। ठीक है। तो एक ऋतु में 2 मास होते हैं, इसीलिए एक आयन में जहाँ पे 3 ऋतुओं हैं वहाँ पे 6 मास होंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऋतु का डिवीजन, उसमें कौन से मास आते हैं वो सब। अब इसी के साथ आपको एक और चीज़ रिलेट करनी है कि ये जो हमारे सीजन्स हैं, सब्जी VSH, मतलब शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है। ये जो हमारे 6 ऋतु हैं, यहाँ पे जाता है डिवीजन। ठीक है। अब इसी में बल क्या होता है वो पता होना चाहिए तुमको। ग्रीष्म और वर्षा में ना सबसे हीन बल होता है, और बसंत और शरद में मध्यम बल होता है।
मध्यम बल, और शिशिर और हेमंत में मैक्सिमम प्रवर बल होता है, मैक्सिमम बल होता है। ये हो गया एक। तो इसके अलावा एक और चीज आती है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ये जो हमारी 6 ऋतु हैं, इनमें रस का भी होता है डोमिनेंस। अब उसको कैसे याद करोगे? देखो, एक षड्रस क्या होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब उसको हमें इन 6 सीजन्स में जो डोमिनेंस है उसके अकॉर्डिंग फिट करना है। जो लोअर मोस्ट लेवल है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मधुर, अम्ल, लवण। अब ऐसे यहाँ पे कटु, तिक्त, कषाय। ये क्या हो गए? रस, रस की प्रधानता षड ऋतुओं में। इसको 5 टाइम्स या 3 टाइम्स भी एक बार लिख लोगे ना इसी ऑर्डर में, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो ये याद हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी ऋतु की बात आएगी ना, ये चीज़ें हमेशा पता होनी चाहिए। एक तो उत्तरायण में या आदान काल में क्या आ रहा है, दक्षिणायन या विसर्ग काल में क्या आता है, कौन से मास आते हैं, ठीक है, बल की क्या स्थिति है यहाँ पे, और रस की प्रधानता क्या है। ये एक जनरल बेसिक है जो ज़रूर ही पता होना चाहिए। अब उसके बाद हम आते हैं डिफरेंस पे। श्लोक याद करने में ठीक है, आपको श्लोक याद हो जाते हैं, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग देम, तो ये जो बल है ना, ये इसका रेफरेंस है चरक सूत्र 6। ठीक है। आदावंते च दौर्बल्यम, विसर्ग आदान्योर नृणाम, मध्य मध्य बलम तु अन्ते, श्रेष्ठम अग्रे च निर्दिशेत। ये श्लोक है, रेफरेंस इसका ये है। तो उससे याद भी कर सकते हो इस श्लोक को, और ये श्लोक बहुत काम का है। कहीं पे ऋतुचर्या लिखने को आ जाए वहाँ पे ये श्लोक चल जाता है। ठीक है। फिजियोलॉजी में भी आपका बल के बारे में जब आता है तो उसमें भी आप ये बता सकते हो। जो सहज, कालज और युक्तिकृत 3 प्रकार के बल होते हैं, तो उसमें जो कालज बल है ना, उसमें ये वाले श्लोक का रेफरेंस आता है फिजियोलॉजी में भी। और उसके बाद भी आप जैसे पीडियाट्रिक्स भी पढ़ोगे आयुर्वेद वाली, तो उसमें भी जहाँ भी बल आ रहा है ना, वहाँ पे ये श्लोक चल जाता है। ठीक है। तो ये वो वाला श्लोक है, इसको याद कर लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग दैम। बाकी जो उसका समरी है वो यहाँ पे, उसका जस्ट जो है वो यहाँ पे गिवन है। अब नेक्स्ट हम आते हैं डिफरेंस के ऊपर। आदान काल जो कि हमारा होता है क्या, उत्तरायण, और विसर्ग काल विच इज कॉल्ड एज दक्षिणायन। इनके बीच का डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देना है कि इसको हम उत्तरायण बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणायन। फिर इसमें कौन कौन सी ऋतुएं आती हैं वो बताना है आपको। देखो, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में क्या होता है, हीट होती है ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आग्नेय की प्रधानता होती है। और विसर्ग काल जो है वो कौन से सीजन्स हैं, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, स्लाइट विंटर्स वाला टाइम, प्रॉपर विंटर नहीं लेकिन टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, गर्मी नहीं होगी। यहाँ पे सौम्य गुण प्रधान होता है। ठीक। फिर उसके बाद एक तो उत्तरायण दक्षिणायन हो गया, आग्नेय और सौम्य हो गया। फिर कौन से सीजन्स आते हैं वो बता दोगे। इसमें कौन आता है, शिशिर, बसंत एंड ग्रीष्म। विसर्ग में क्या आता है, वर्षा, शरद एंड हेमंत। ऋतुएं इसमें आती हैं, एक ये इसका डिवीजन हो गया। अब कभी आपने सोचा है कि इसको उत्तरायण क्यों बोलते हैं? इसको उत्तरायण इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सूर्य होता है उसकी दिशा का परिवर्तन होता है, कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की तरफ। और विसर्ग काल को दक्षिणायन क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य होता है उसकी दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है। विसर्ग काल में जो सूर्य है, जो सन है, वो साउथ की तरफ को थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, और आदान काल जो उत्तरायण है वहाँ पे वो उत्तर, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सन जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, ये होता है। अब देखो, ये आग्नेय है तो यहाँ पे क्या होगा, हीट ज़्यादा होगी। हीट कहाँ से आती है, हमारे एटमॉस्फेयर से, सन से आती है। तो यहाँ पे जो सूर्य है उसका बल जो है वो कैसा होगा, बढ़ा हुआ होगा, अधिक होगा। और अधिक को हम क्या बोलते हैं, अव्याहत। अव्याहत मतलब
पूर्ण होगा, यहाँ पे इसका ऑपोजिट चला जाएगा। अब जब सूर्य का बल अव्याहत है मतलब पूर्ण है, ज़्यादा है, तो चंद्रमा उसका ऑपोजिट होता है। चंद्रमा का बल फिर क्या होगा, कम होगा, तो चंद्रमा का बल होगा व्याहत या फिर कम। सेम इसके ऑपोजिट आता है विसर्ग काल में। यहाँ पे थोड़ी सी ठंड है, सौम्य गुण की प्रधानता है, तो जो सन है उसकी जो पावर है वो कम होगी, तभी तो टेम्परेचर कम जा रहा है। तो यहाँ पे सूर्य का बल व्याहत होगा दक्षिण विसर्ग काल दक्षिणायन में। और यहाँ पे जो मून है, जो चंद्रमा है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है, डोमिनेंट होगा, तभी तो वहाँ पे टेम्परेचर कम है, सौम्यता ज़्यादा है। तो यहाँ पे चंद्रमा का जो बल होगा वो कैसा होगा, अव्याहत यानी कि पूर्ण बल होगा। यहाँ पे क्या होता है, हीट है ना, हीट की वजह से, सूरज की वजह से क्या होता है, रुक्ष गुण की वृद्धि होती है। इसका ऑपोजिट यहाँ पे होगा, रुक्ष का ऑपोजिट होता है स्निग्ध, तो यहाँ पे स्निग्ध की वृद्धि होगी। उसके बाद इसमें एक चीज़ आप ये भी डाल सकते हो कि कौन सा जो रस है वो प्रधान होता है। जैसे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, कटु, तिक्त, कषाय रस होते हैं प्रधान। यहाँ पे वर्षा, शरद, हेमंत, मधुर, अम्ल, लवण रस की प्रधानता, एक ये भी डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। उसके अलावा हमने बल का पढ़ा है ना, तो बल वाला क्या बताओगे, देखो वैसे तो शिशिर और हेमंत इन दोनों में जो बल है वो टॉप मोस्ट होता है, लेकिन अगर हम वैसे जनरली देखते हैं, देखो विंटर्स में पावर ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा कर पाते हो आप, और समर्स में क्या होता है, एग्जॉशन जल्दी आ जाता है हीट की वजह से, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दौर्बल्य होता है, यहाँ पे क्या है, दौर्बल्य है। बल जो होगा वो सही होगा मनुष्य का, तो मनुष्य को बल की प्राप्ति होगी, ठीक है। एक पॉइंट ये आ सकता है यहाँ पे। और उसके अलावा जब हीट होती है, रुक्षता बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सूर्य और वायु ये दोनों क्या करेंगे, जगत का शोषण करके, शोष करके उसको ड्राई कर रहे हैं, उसका मॉइस्चर कंटेंट ले रहे हैं, ठीक। और विसर्ग काल में क्या है, स्निग्धता है, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है। सूर्य जो है वो रिसेसिव है, जो मून है वो डोमिनेंट है ना। बल किसका बढ़ा हुआ है, चंद्रमा का बल बढ़ा हुआ है ना, चंद्रमा का बल अव्याहत है यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, जगत की तृप्ति होती है सौम्य गुण से। एक पॉइंट यहाँ पे ये आ गया। ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन द आदान काल एंड द विसर्ग काल, उत्तरायण और दक्षिणायन। ओके, अब जब हम ये सीजन्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये हमारी 6 ऋतु हो गई। एक बार समरी कर लेते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे एक डिवीजन बनाया, ये 3 हो गए हमारे आदान काल, उत्तरायण, ये हो गए विसर्ग काल, दक्षिणायन। फिर हमने बल पढ़ा, इन दोनों में हीन होते हैं, बीच वाले में मध्य बल, और जो टॉप मोस्ट और सबसे लोअर है उनमें श्रेष्ठ बल होता है, ठीक है। प्रधानता पति, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। प्रधानता पढ़ने के बाद अब हम किस पे जाते हैं, दोषों के कोप के ऊपर। तो दोषों के कोप में देखो, जो बसंत होती है ना, ये पॉइंट याद करना है, बिल्कुल क्रैम करना है, क्या कि बसंत में कफ का होता है प्रकोप, वर्षा में किसका होता है, वात का प्रकोप होता है, और शरद में किसका होता है, पित्त का होता है। का क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रकोप हो रहा है, यहाँ पे कफ का प्रकोप हो रहा है। ये चीज़ बिल्कुल क्रैम करनी है। अब देखो हमारे षड्क्रिया काल जो हैं उसमें षड में नहीं जा रहे, हम स्टार्टिंग के 3 ले रहे हैं। स्टार्टिंग के 3 क्या होते हैं, संचय, फिर आता है प्रकोप, और फिर क्या होता है, प्रसर। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अब हमें ये पता है कि कफ जो है वो बसंत में प्रकोपित हो रहा है, वर्षा में वात प्रकोपित हो रहा है, शरद में पित्त प्रकोपित हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो संचय की अवस्था है, जो प्रकोप से पहले वाली अवस्था है, वो इस सीजन से पहले प्रेजेंट होगी। मतलब शिशिर में क्या होगा, कफ का होगा संचय, ठीक। वात अगर वर्षा में प्रकोपित है तो ग्रीष्म में क्या होगा, वात का संचय होगा। पित्त अगर शरद में प्रकोपित है तो पित्त का जो संचय है वो कहाँ पे हो रहा होगा, वर्षा में हो रहा होगा, ठीक हो गई संचय की अवस्था। प्रसर कहाँ पे आएगा, उससे नेक्स्ट पे। अब कफ का प्रकोप था बसंत में, तो उसका शमन, प्रसर अपने आप कहाँ पे होगा, ग्रीष्म में होगा। तो यहाँ पे
कफ जो है वो कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे काल स्वभाव की वजह से वर्षा में वात का प्रकोप हो रहा था, यहाँ पे कफ का है, ये पित्त का है। ओके, तो कफ से नेक्स्ट पे उसका प्रशम हो गया। अब वात का प्रकोप वर्षा में हुआ है तो शरद में वात जो है वो शमन हो जाएगी काल स्वभाव से। पित्त जो है वो शरद में प्रकोपित है, नेक्स्ट में अपने आप ही काल स्वभाव से कम हो जाएगा, तो ये प्रशम हो गया। अब ये होती है दोषों की स्थिति। एक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि जो दोष हैं उनका प्रकोप इस तरह हो रहा है कि जो बसंत ऋतु थी वहाँ पे हुआ है, वर्षा में हुआ है और शरद में हुआ है, ठीक है। दोषों का प्रकोप, कौन से दोष का? बसंत में हुआ है कफ का, ठीक है, वर्षा में हुआ है वात का और शरद में हुआ है पित्त का। अब इनका बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? कफ के लिए हम करवाते हैं वमन, वात के लिए हम देते हैं बस्ती और पित्त के लिए हम क्या करवाते हैं? विरेचन। लेकिन ये किस में होता है? डिजीज्ड कंडीशन में। स्वस्थ वृत्त में हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग है कुंजल, बस्ती जो होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, बस्ती ही होती है लेकिन वो थोड़ी सी कैसी होती है, उसमें आपको पूर्व कर्म नहीं करवाने होते, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन ऐसा नहीं करवाना उस बस्ती में, डायरेक्ट बस्ती देते हैं, ठीक। और वो दोषों का शोधन जो होता है डिजीज कंडीशन में उसके कंपैरिजन में माइल्ड होती है, वो वाली बस्ती दी जाती है जो इससे कॉरस्पॉन्ड करती है। दोनों में डिफरेंस है, ये आगे जाके जब आप पंचकर्मा पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। और विरेचन की जगह यहाँ पे होता है शंख प्रक्षालन, शंख प्रक्षालन। अब ये क्या है एक्टिविटीज़, ये जब आप योगा पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर होगा। एक बेसिक आइडिया मैं दे देती हूँ। शंख प्रक्षालन बेसिकली इंटेस्टाइन्स को क्लियर करने के लिए होता है। शंख का मतलब होता है जो घुमावदार हो, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो घुमावदार होती है, ठीक है, तो इसलिए शंख जो है वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। एंड प्रक्षालन का मतलब होता है वॉश आउट करना। तो इंटेस्टाइन की क्लेंजिंग के लिए वी डू द शंख प्रक्षालन, जो कॉरेस्पॉन्ड करता है विरेचन के, जो कि हमारा शोधन का एक प्रोसीजर है, ठीक। और कुंजल में क्या होता है? वॉमिटिंग होती है। जब आप सॉल्टेड वाटर किसी को पिलाओगे, सलाइन ल्यूकवार्म वाटर किसी को दे रहे हो, जल्दी जल्दी पीने के लिए कह रहे हो, तो क्या होगा कि एक पॉइंट आता है कि उसके अलावा और पानी नहीं पिया जाता और पानी खुद से बाहर आता है। वो जो खुद से बाहर आने की प्रवृत्ति है ना पानी की, उसी पूरी क्रिया को बोलते हैं कुंजल, कॉरस्पॉन्ड टू वॉमिटिंग। लेकिन वो हम करवा रहे हैं वॉमिटिंग, उसको कुंजल बोल रहे हैं। शंख प्रक्षालन में लूज मोशंस हो जाते हैं, धीरे धीरे उनको हम सलाइन ल्यूकवार्म वाटर देते हैं पीने के लिए, और स्लोली 5 उनको आसन करने होते हैं। तिर्यक ताड़ आसन होता है, ठीक है, तिर्यक भुजंग आसन होता है, ऐसे करके 5 आसन होते हैं वो करवाते हैं। और फिर उससे क्या होता है? शंख प्रक्षालन, उनकी इंटेस्टाइन्स जो होती हैं वो क्लियर आउट हो जाती हैं। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द ऋतुचर्या। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऋतुओं के बारे में।